हेलो ऑल, कैसे हैं सब लोग। तो अगेन मैं डॉक्टर आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे होम्योपैथिक चैनल पर। और थैंक्स जो प्रीवियस वीडियोस पे आपने मुझे जो रेस्पॉन्स दिया और मुझे पर्सनली मैसेज मिले कि अ, नए आप क्या जानना चाहते हैं और नई वीडियोस में आप क्या मुझसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आज एक बहुत अच्छे केस के साथ और एक बहुत कॉमन डिजीज़ आजकल मिल रही है, उस डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। उसमें उस डिजीज़ में क्या सिम्पटम है, क्या उसके रीज़न होते हैं और होम्योपैथिक कहाँ आपकी इस डिजीज़ में हेल्प कर सकती है सही होने में या उसके सिम्पटम को रिड्यूस करने में, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने में। आज की जो डिजीज़ है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सीलिएक डिजीज़। बहुत कॉमन सिम्पटम क्या है? आजकल ये बीमारी बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रही है बच्चों में। और क्योंकि इसके सिम्पटम बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक इसको केवल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और इसको ये समझा जाता है कि ये केवल एक गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है। लेकिन लेटर ऑन जब ये कॉम्प्लिकेट होता है या सिम्पटम जब कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो फिर पेरेंट्स अवेयर होते हैं या फिर जो पेशेंट्स हैं वो अवेयर होते हैं और फिर उसके बाद फर्दर डायग्नोसिस के लिए जाते हैं। तो पता लगता है कि ये कुछ और बीमारी है जो समझ रहे थे वो ऐसा नहीं है। तो कॉमनली सीलिएक डिजीज़ में नॉर्मली गेहूँ में एक प्रोटीन होता है जो ग्लूटेन प्रोटीन। पर्टिकुलरली इस ग्लूटेन प्रोटीन से बॉडी में छोटी आंत में जो विलय होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और वो जब भी आप ग्लूटेन खाएंगे या फिर गेहूँ, क्योंकि ग्लूटेन प्रोटीन नॉर्मली गेहूँ में पाया जाता है, राई में पाया जाता है और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें पाया जाता है। तो नॉर्मली जब भी कोई पेशेंट या बच्चा गेहूँ खाएगा तो उसमें कॉमनली सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें जैसे कि पेट में दर्द हो गया, पेट में गैस बन गई, अपच हो गया, दस्त लग गए, गैस बनेगी तो डकार आएगी या फिर एयर पास होगी तो बहुत जल्दी गैस बन जाएगी उसमें पेशेंट में। और ये कॉमनली सिम्टम होते हैं। अब देखिए, आप इन सभी सिम्टम में देख के आपको लगा होगा कि ये केवल नॉर्मली गैस्ट्रिक अपसेट के सिम्टम भी हो सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली पेशेंट इसको लाइटली ले लेते हैं कि यार गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है या फिर ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस कारण से नेग्लेक्ट हो जाता है। ये बहुत प्राइमरी सिम्टम है जो नॉर्मली पेशेंट में देखने को मिलते हैं, बच्चे में देखने को मिलते हैं। एक पॉइंट आपको हमेशा नोटिस रखना है कि अगर आपका बच्चा जब भी गेहूँ खा रहा है, चपाती खा रहा है या कोई भी गेहूँ से बनी हुई चीज़ उसके बॉडी में जा रही है और बट्टा बच्चा रिएक्ट कर रहा है, सॉरी, तो और अगर बच्चा गेहूँ की चपाती खाने के बाद या गेहूँ की कोई भी चीज़ खाने के बाद अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है। गैस्ट्रिक अपसेट में नॉर्मली ऐसा होता है कि वो डेली नहीं होगा। खाना अगर टाइम चेंज हो गया है तो गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, कुछ हेवी फूड हो गया है तो गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, खाने में कोई चेंज हुआ है तो गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है। तो ये सिचुएशनल होता है। लेकिन अगर बार-बार ऐसे सिम्पटम आ रहे हैं तो ये वार्निंग साइन है, यहाँ पे आपको सीरियस लेना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल सिम्पटम होते हैं जो प्राइमरी दिखते हैं। लेटर ऑन जब थोड़ा ये बीमारी आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगी, तो उसके बाद क्योंकि बच्चे का डाइजेशन डिस्टर्ब है, पाचन डिस्टर्ब है, छोटी आंत में ग्लूटीन से सेंसिटिविटी है, इस कारण से पाचन डिस्टर्ब होगा और पाचन डिस्टर्ब होने के कारण जो खाने के जो पोषक तत्व हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो लेटर ऑन कुछ समय बाद सिम्पटम आएंगे जो होंगे, क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो थकान, खून की कमी, कुपोषण, शरीर की वृद्धि रुक जाना, मुंह में छाले होना और सिर दर्द जैसे सिम्टम आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। ये सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में क्योंकि डिस्टर्बेंस डाइजेशन में है, बॉडी गेहूं से रिएक्ट कर रही बार बार, इसलिए सेकेंड फेज में आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। और ये सिम्टम जो है, मैं तो ये बोलता हूँ कि प्राइमरी फेज में ही आपको वार्निंग साइन जो है कि डिस्टर्बेंस, अगर खाने में इरेगुलरिटी है तो उस कारण ये हो गया तो आपको गैस्ट्रिक अपसेट मान लेना चाहिए। पर अगर ये सिम्टम बार बार आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो हमें आपको ये सोचना चाहिए और ये सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ को। सेकेंड फेज में ये सिम्टम आएंगे, बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो भी सिम्टम आते हैं वो सब पेशेंट में दिखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स का खोखलापन, मतलब हड्डियों का खोखलापन, क्यों? क्योंकि कैल्शियम भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। खून की कमी, क्यों? क्योंकि बॉडी के पोषक तत्व बॉडी एब्जॉर्ब नहीं पा रही, अवशोषित नहीं कर पा रही है। तो खून की कमी भी होगी, बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी और भी सिम्टम दिखेंगे। बॉडी की ग्रोथ में कमी, जो एक पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग जो सिम्टम आने चाहिए बॉडी में, एक पर्टिकुलर ग्रोथ जो होनी चाहिए, मेल में और फीमेल में अलग अलग रहेगा, ये भी आपको डिलेड दिखेंगे या लेट होंगे या एक एज पे नहीं दिख पाएंगे, तो भी वार्निंग साइन है। और थर्ड फेज में जब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा तो उससे आपकी छोटी आंत में नुकसान हो सकता है और वो ऑपरेटिव कंडीशन हो सकती है या बहुत ज़्यादा
डिफिकल्ट हो सकता है इसको ट्रीट करना, क्योर करना। क्यों? क्योंकि छोटी आंत जो सेंसिटिव है, तो वो जब आप फ्रिक्वेंटली आप बार-बार उसको इंट्रोड्यूस करेंगे उसी चीज़ को, तो उसमें परफोरेशन हो सकता है, उसमें नुकसान हो सकता है, छोटी आंत में सूजन आ सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। ये कॉमन सिम्पटम्स थे सीलिएक। अब बात आती है कि इस बीमारी को होने का कारण क्या है? देखिए, सीलिएक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ जिसमें शरीर का कोई अंग या शरीर के कोई हार्मोन शरीर के विपरीत ही काम करने लग जाए, तो इन बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला जाता है। ऑटो मतलब स्वतः और इम्यून मतलब कि स्वतः प्रतिरोधी। बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होने के पहले सबसे पहले आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है और उस इन्फेक्शन को रोकने का, उस इन्फेक्शन को उसी जगह खत्म करने का काम सबसे पहले आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम करेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में शरीर का इम्यून सिस्टम ही शरीर के अगेंस्ट काम करने लगता है। इन बीमारियों को, ऐसी सिचुएशन को, इस परिस्थिति को ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है और सीलिएक डिजीज भी इसी ही श्रेणी की एक बीमारी है। इसके और बहुत ज़्यादा क्लियर लक्षण अभी तक या क्लियर जो रीज़न है इसके वो आइडेंटिफाइड नहीं है, पर इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिजीजेस का बहुत अच्छा स्कोप है। केवल ज़रूरी ये चीज़ होती है कि होम्योपैथी का एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रॉपर केस टेकिंग होती है, पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइजेशन देखना होता है। वो अगर मिलता है तो इन डिजीज़ में बहुत इजीली सही हो सकते हैं, बहुत इजीली इनको क्योर कर सकते हैं, बहुत इजीली ये बीमारियाँ सही हो सकती है। पर जैसा कि नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर देख के और दवाई लेने लगते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें। होम्योपैथी का एक प्रोसेस होता है जिसमें केस टेकिंग होती है और केस टेकिंग के बाद किसी भी मेडिसिन पे पहुँचा जाता है पेशेंट के लिए। आपकी कोई भी बीमारी है, आइदर एक्यूट और क्रोनिक, उन हर बीमारियों में आपका एक केस टेकिंग का प्रोसेस होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको फीवर है, सोचिए आप एक बार कि आप 3 या 4 जनों को फीवर है, तो आप देख सकते हैं कि उन चारों जनों को फीवर में आपकी डिज़ायर आपके जो होगी वो हो सकता है अलग-अलग हो। आपकी मॉडलिटीज़ है वो अलग हो। मॉडलिटीज़ मतलब ये कि कभी बीमारी बढ़ रही है, कब घट रही है। चारों लोगों को उनकी चॉइसेस अलग हो सकती है। हो सकता है कि एक आदमी को ठंड लग रही हो और उसको बाहर घूमना पसंद नहीं आए, दूसरे आदमी को बुखार है और उसको हवा ओपन एयर में अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। देखिए, बीमारी एक है लेकिन दोनों की चॉइसेस अलग-अलग हैं। यही चीज़ होती है जो होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन के लिए हेल्प करती है और यही चीज़ होती है जो यूट्यूब और गूगल पे नहीं मिलेगा। आपको और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन के पास पोटेंशियल है, वो आपकी डिज़ीज़ को रूट से सही करती है। तो तय मानिए कि अगर गलत दवाई आप गलत तरीके से लेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली लेंगे, उसका रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होगा, तो वो आपके बीमारी के रूट को भी डैमेज कर सकती है या उसको रूट से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, जो आपके डिजीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो प्लीज़ यूट्यूब और गूगल के सहारे कभी भी आप कोई दवाई न लें। नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे दवाई लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको सीलिएक डिजीज़ के बारे में एक केस शेयर करता हूँ, जो ऑन कॉल कंसल्टेशन पे थे और पेशेंट ने मुश्किल से 7 या 8 दिन बाद गेहूँ स्टार्ट कर दिया, जो अभी तक गेहूँ खा रहा है। नॉर्मली इस बीमारी में टीटीजी एक टेस्ट होता है, जो किया जाता है। इस इस पेशेंट से हमने जब कंसल्ट किया था पहली बार, उसकी रिपोर्ट जब ये थी टीटीजी, आप देख सकते हैं कि उसका लेवल कितना बढ़ा हुआ है और कंसल्ट किया। कंसल्टेशन नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी प्रोसेस होती है, कब बीमारी बढ़ रही, कब घट रही, कैसे स्टार्ट हुई और पेशेंट का इस बीमारी के साथ कंसर्न क्या है, कनेक्शन क्या है, ये डिजीज़ उस पेशेंट की लाइफ़स्टाइल को कहाँ डिस्टर्ब कर रही है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो एक पेशेंट की राइट मेडिसिन पे पहुँचने के लिए हेल्प करते हैं। जब हमने मेडिसिन दी, ये मैं आपको सबसे पहले आपको प्री ट्रीटमेंट रिपोर्ट बताता हूँ, जो हमने जब सबसे पहले शुरुआत में कंसल्ट किया था तब की रिपोर्ट है ये। अब देखें टीटीजी लेवल क्या है और अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि पेशेंट जब दवाई ली और दवाई लेने के 7 दिन बाद पेशेंट को लगा कि अब उसको स्टार्ट करना चाहिए, तो 7 दिन बाद उसने गेहूँ स्टार्ट किए और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो अभी तक उसके बाद से कंटिन्यू वो गेहूँ खा रहा है। अब 1 महीने बाद जब दवाई खत्म हुई तब हमने अब वापस से रिपोर्ट करी इसकी कि टीटीजी में क्या चेंज आया है, क्योंकि पेशेंट तो नॉर्मली गेहूँ खा रहा है। तो सेकंड रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट है सेकंड, तो आप देख सकते हैं कि
प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी कितना फास्ट एक्ट करती है अगर उसको तरीके से लिया जाए, उसको सही तरीके से पेशेंट की केस टेकिंग हुई है, सही तरीके से सिम्टम लिए हैं, सही तरीके से पेशेंट का इस डिजीज के साथ इन्वॉल्वमेंट देखा है और उसके बाद जब मेडिसिन दिए होते हैं। ये केस था। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट गो विथ एनी होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन द बिहाफ ऑफ गूगल और फेसबुक और यूट्यूब। सोशल मीडिया के भरोसे कोई भी दवाई मत लीजिए, किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप यकीन मानिए, आपके गूगल और यूट्यूब से कई गुना ज़्यादा आपके नज़दीकी कोई जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो है, उसको ज़्यादा नॉलेज है बजाय किसी यूट्यूब और गूगल के किसी चिकित्सक के कहने पे। तो प्लीज़ मत जाइए, यही प्यार बना रहा है, यही प्यार देते रहिए। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाले टाइम में मैं बनाता रहूँगा डिजीज़ के अकॉर्डिंग। और बस आपकी जो लाइक है, आपके सब्सक्रिप्शन जो है और आपके जो शेयर्स हैं, वही मेरे के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बनी रहे। अगले वीडियो में किसी नई बीमारी के साथ इस डिजीज से लेके या इस केस को लेके और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरी मेल आईडी मैंने मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उस पर मेंशन कर सकते हैं, उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।